हाँ, तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है। तो देखिए 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का पाठ नंबर 6, जिसमें हम आपको धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बता रहे थे। कुछ हमने बेसिक जानकारी भी दी थी इसके बारे में। और आज हम आपको जो खान से खोद करके खनिज निकाले जाते हैं, उस खनिज के किसी भाग से हम क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं। और वो खनिज का भाग जो है वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो ये हमारे सारे क्या दिए, अयस्क दिए हैं। तो यह अयस्क और अयस्कों के नाम और उनके सूत्र। और अयस्क जो यहाँ मैंने बांटे हैं वो हमारे अलग अलग कैटेगरी के हैं, क्योंकि क्रियाशील धातुएं हैं तो वो ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड है ना, और सल्फाइड और आपके सल्फेट, इनके रूपों में पाए जाते हैं, नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। तो पर्टिकुलर कैटेगरी पे हमने क्या किया, उनका विभाजन किया है। तो वो विभाजन सबसे पहले किसका है, ऑक्साइड अयस्क का विभाजन है। तो ऑक्साइड अयस्क में इनका अयस्क का नाम और सूत्र। वैसे तो हम क्या है, रासायनिक नाम से अलग से पुकार सकते हैं, लेकिन रासायनिक नाम के अलावा भी हमारे क्या होते हैं, ये खान के नाम हैं, खनिज के द्वारा ये प्राप्त किए जाते हैं। उन अयस्क का क्या क्या नाम रखा गया है। सबसे पहला हमारे क्यूप्राइट मतलब कॉपर का ऑक्साइड अयस्क है, तो Cu2O। कोरंडम जो है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है। मैग्नेटाइट जो है, हेमेटाइट जो है वो आयरन का ऑक्साइड अयस्क है। मैग्नेटाइट भी आयरन का ऑक्साइड अयस्क है, लेकिन इसमें आयरन की और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा अलग अलग हो जाती है। बॉक्साइट जो है वो भी एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा जो है वो नमी की एब्जॉर्ब होती है। पायरोलुसाइड जो है वो मैग्नीज का ऑक्साइड अयस्क है। कैसिटेराइट जो है वो टिन का ऑक्साइड अयस्क है। डायास्पोर जो है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है, लेकिन इसमें और इसमें दो अंतर क्या हो गए, यहाँ पर नमी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर नमी की मात्रा थोड़ी कम हो गई है। जिंकाइड जो है वो जिंक का ऑक्साइड है। और स्पाइनल जो है वो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दोनों का ऑक्साइड अयस्क संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ मैग्नीशियम का भी अयस्क कहलाएगा और वो एल्युमिनियम का भी अयस्क कहलाएगा। ये दोनों के लिए भी उपयोगी होता है। तो इसके बाद क्या है, फिर हमारा आएगा सल्फाइड अयस्क। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्साइड थे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सल्फाइड आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसका नाम है गैलेना यानी लेड का सल्फाइड अयस्क है। सिनेबार मरकरी का सल्फाइड अयस्क है। कॉपर पायराइड्स यानी जो कॉपर का और आयरन का अयस्क है, लेकिन यहाँ पर कॉपर जो है मुख्यतः मात्रा में क्या पाया जाता है, कॉपर, इसलिए इसे कॉपर का अयस्क कहेंगे और आयरन का हम खनिज कहेंगे। कॉपर ग्लास किसका है, कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, सल्फाइड अयस्क, ये हमारे क्या हो गए, ऑक्साइड अयस्क। ये हमारे क्या है, कार्बोनेट अयस्क। ये क्या है हमारे, कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट इसमें क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट है। मैग्नीशियम का और कैल्शियम का कार्बोनेट है, जो हमारे चूना पत्थर के द्वारा प्राप्त होता है, चूना पत्थर के रूप में प्राप्त होता है। सिडेराइट जो है वो आयरन का कार्बोनेट है, इसके जिसका नाम क्या है, सिडेराइट। लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम का अयस्क है, कार्बोनेट। जैसे हम कहते हैं संगमरमर, चूना पत्थर संगमरमर के नाम से उसे हम जानते हैं, तो ये हमारा लाइमस्टोन है। कैलामाइन जो है वो जिंक का कार्बोनेट अयस्क है। मेलेकाइट जो है वो कॉपर का और कॉपर का कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों अयस्क जो है वो मिश्रित हैं, यानी यहाँ पर हमारे क्या है, नमी की मात्रा भी इसके अंदर हाइड्रोक्साइड में रूप में आती है। सीरूसाइड जो है वो लेड का कार्बोनेट अयस्क है और मैग्नेसाइड जो है वो मैग्नीज का कार्बोनेट अयस्क है। तो ये क्या है, सारे हमारे कार्बोनेट अयस्क हैं। इसके बाद आता है हैलाइड अयस्क। हैलाइड का मतलब है कि इसमें केवल और केवल हैलोजन धातु होती है, हैलोजन के रूप में पाई जाती है। हैलोजन में क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये कुछ भी हो सकता है। खनिज लवण जो हमारा नमक होता है, उस नमक का सूत्र होता है NaCl, अर्थात ये सोडियम का क्या है, हैलाइड अयस्क है। फ्लोरिस्पार जो है वो कैल्शियम का फॉस्फेट अयस्क है, जहाँ पर हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। हॉर्न सिल्वर ये चांदी का क्लोराइड अयस्क है, यहाँ से हमें चांदी प्राप्त होती है। क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, यहाँ पर हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। हालांकि है सोडियम का खनिज भी कहेंगे इसको, लेकिन एल्युमिनियम का अयस्क कहेंगे, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम का खनिज भी है और सोडियम का खनिज भी है, लेकिन अधिकतम मात्रा में हमें क्या प्राप्त होती है, इसमें एल्युमिनियम प्राप्त होती है, लेकिन इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्युमिनियम का खनिज मानते हैं। कार्नोलाइट जो है वो पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का अयस्क है, जिसमें पानी की मात्रा होती है। यहाँ पर हमें पोटेशियम अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यूं नहीं कि आगे लिखा है तो पोटेशियम नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
तो पोटेशियम इसमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। सिलिकेट अयस्क, सिलिकेट अयस्क का मतलब है जो सिलिका के रूप में पाए जाते हैं, रेत के साथ पाए जाते हैं, रेत के साथ मिश्रित रहते हैं। तो हमारा एस्बेस्टस, एस्बेस्टस एक ऐसा पदार्थ है, भूरे रंग का पदार्थ होता है, कैल्शियम के रूप का भूरे रंग का पदार्थ है। अगर किसी को किसी भी पात्र में इसके ऊपर लगा दिया जाए तो ये जो है बहुत ऊंचे गलनांक पर गलित होता है। तो एस्बेस्टस क्या है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकेट अयस्क, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। चीनी मिट्टी जो है एल्युमिनियम का सिलिकेट और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। स्पोडोमीन जो है वो LiAlSiO3 का होल ट्वाइस, इसमें एल्युमिनियम का अयस्क है। टैल्क जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है, ये हमने सूत्र लिख दिया थ्राइस MgO इंटू 4SiO2 इंटू ट्वाइस H2O। तो ये जो सूत्र अयस्क है वो किसका है, मैग्नीशियम का है। पोटास एलम, ये एल्युमिनियम का सिलिकेट अयस्क है, इसका है पोटास माइका, पोटास माइका जो है वो किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। यहाँ पर हमने एल्युमिनियम लगा दिया, मैग्नीशियम लगा दिया, एल्युमिनियम लगा दिया, इस तरीके से हमने आपको ये कैल्शियम का है। तो अंडरलाइन कर रखे हैं वो उसके क्या है, अयस्क है। कैओलिन जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसमें सिलिकेट की मात्रा होती है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, चीनी मिट्टी और कैओलिन लगभग एक ही जैसे पदार्थ हैं। बेरिल जो है वो बेरियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, इसमें दोनों मात्राएं पाई जाती हैं। सल्फेट अयस्क, अब कुछ आए क्या है, सल्फेट अयस्क, जिसमें सल्फर जो है वो सल्फेट के रूप में पाया जाता है, ऑक्साइड के रूप में। एफ सामाइट, MgSO4, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, और इसमें कुछ मात्रा पानी की भी होती है, ट्वाइस H2O। एलुनाइट, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 4AlOH का होल थ्राइस, ये क्या है हमारा, एलुनाइट है, एल्युमिनियम का अयस्क है। बेराइटीज जो है वो बेरियम का अयस्क है। एलेसाइड जो है वो लेड का सल्फेट अयस्क है। सेलेस्टाइल जो है वो सीरियम का सल्फेट अयस्क है। ऐसे इसमें क्या आते हैं आपके, नाइट्रेट अयस्क आते हैं। नाइट्रेट अयस्क में आता है सोरा, सोरा का मतलब है KNO3, इसी को कहते हैं इंडियन साल्ट पीटर, क्या कहते हैं इसको, इंडियन साल्ट पीटर। और यहाँ हमारा आता है चिली साल्ट पीटर, और चिली साल्ट पीटर का जो सूत्र होता है वो होता है KNO3। ठीक है, तो ये नाइट्रेट अयस्क के रूप में। सोडियम जो है वो सोडियम पोटेशियम के नाइट्रेट अयस्क हैं। यहाँ पर हमारे दो और रह गए थे, सल्फाइड अयस्क, जिंक बिलेट सल्फाइड अयस्क ZnS का है। आयरन पाराटीज केवल आयरन का सल्फाइड अयस्क है। और अर्जेंटाइड जो है वो Ag का सल्फाइड अयस्क है। तो Ag के जो सल्फाइड अयस्क हैं Ag के, वो सिल्वर के सल्फाइड के रूप में भी पाए जाते हैं और हमारे हैलाइड के रूप में भी पाए जाते हैं। हमने हैलाइड वाला कहीं देखा था, ये रहा हैलाइड। तो चांदी हमें जो है वो सल्फेट और हैलाइड के अयस्कों के रूप में पाई जाती है। तो ये क्या रहे अयस्क, और किन किन धातुओं के अयस्क सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं, वहाँ पर आपको धातु के निकालेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, लेड का है, मरकरी का है, कॉपर का, आयरन का है, जिंक का है, Fe का है, ये क्या है सल्फाइड अयस्क, सिल्वर का है, ये सल्फाइड अयस्क आपके पाई जाती है। तो कुल मिला के आप इनको क्या करेंगे, इसकी शॉट लेकर के और याद करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर याद कर लें इनको, क्योंकि ये आपके कंपटीशन में और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। लेते हैं अगला, इनके द्वारा अब क्या है, ये हमारे अयस्क प्राप्त हो गए, खनिज प्राप्त हुए, और खनिज से हमें क्या मिलेगा, अयस्क। अब इन अयस्कों का क्या हम करते हैं, शोधन करते हैं। तो आगे आपको अयस्क के शोधन के बारे में बताएंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या है हमारा धातु का निष्कर्षण। ठीक है, धातु का जो निष्कर्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। यानी जो अयस्क हमने निकाल लिए हैं, उन अयस्कों से क्या करेंगे, हम धातु का पृथक्करण करेंगे कि किस तरीके से हम धातु को दूर कर सकते हैं, धातु को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यह क्रिया कहलाती है हमारी धातु का निष्कर्षण। और जितने हमारे कर्म इस धातु के अंदर निकालने में, क्रिया जो की जाएंगी, विधियाँ जो उपयोग में ली जाएंगी, उन सारी विधियों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं, यानी मेटलर्जी कहते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा जो अयस्क है जो हम निकाल लेंगे, खान से खोद करके जो अयस्क निकाल के लाए हैं, खान से खोद करके जो हम अयस्क निकाल के लाए हैं, उस अयस्क को हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। क्या करेंगे हम, सॉरी डिस्टर्बेंस करने के लिए, उस अयस्क को क्या करेंगे, हम साफ करेंगे। क्या करेंगे उसको, उस अयस्क को हम साफ करेंगे। साफ करने के बाद क्या होगा, जो उसमें कंकड़, थोड़ी मिट्टियाँ के जो मिट्टियों के कण होंगे वो हमारे निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे।
फिर हम क्या करेंगे, उस कण का छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक टुकड़ों में उनको तोड़ लेंगे, और तोड़ने की क्रिया जो है वो हमारी इसके अंदर उपयोग में ली जाती है। अब तोड़ने के बाद क्या होता है, हमारा अयस्क का आता है सांद्रण, यानी क्या होता है, अयस्क का सांद्रण आता है। तो सांद्रण का मतलब है उसमें हम क्या करते हैं, पानी के साथ क्रिया की जाती है। सांद्र माने होता है पानी के साथ घटना करना, तो अयस्क का क्या हम क्या कर रहे हैं, सांद्रण कर रहे हैं। तो जो हमारा अयस्क है उसमें हम क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे। तो जो हमने अयस्क को तोड़ रखा था छोटे छोटे टुकड़ों में, उस छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़ों में हम क्या करेंगे, पानी की तेज धारा प्रवाहित करेंगे। अब पानी की तेज धारा प्रवाहित करने के लिए क्या होता है कि जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, टेबल जो है, उस टेबल जो है हम इस तरीके से लगाते हैं। हमारे ऊपर क्या रख लिया, यहाँ पर हमने पानी रख लिया, यानी पानी के साथ हमने क्या किया, अयस्क को रख लिया, और अयस्क को रखने के साथ क्या करेंगे, हम इनको ढालू सतह पर, ढालू सतह की पट्टियों पर हम इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ढालू सतह की पट्टियों पे हम इसे क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो ढालू सतह की पट्टियों पे हम इसे प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि जो छोटे छोटे हल्के कण होंगे, हल्के कण है ना, बारीक कण, हल्के कण, मिट्टी के, रेत के कण जो है वो पानी के साथ बह करके, अब किसको क्या करेंगे, आने देंगे, पानी के साथ बह करके नीचे चले जाएंगे, और भारी भारी कण जो होंगे वो कहाँ बैठ जाएंगे, इन ढालू प्लेटों की सतह पर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हल्के जो अशुद्धियाँ हैं जो पानी के साथ विलय होकर जा सकती हैं, उन पानी के साथ विलय होकर जाने वाली अशुद्धियों को पानी के द्वारा धो करके हम पृथक कर देंगे, और बाकी की जो भारी भारी अशुद्धियाँ हैं वो हमारी उन ढालू सतह पर क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। तो हमें इस तरीके से क्या होगा, उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो है वो हमारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्रिया है वो हमारी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पर काम आती है। ठीक है, तो हम अयस्क को क्या करेंगे, बारीक पीस लेंगे, जौ क्रैशर में किसी भट्टी में डाल करके बारीक पीसेंगे, और पानी की तेज़ धारा में उसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो प्रवाहित करने पर ये जो भारी भारी कण हैं ये हमारे इस जगह बैठ जाएंगे, और बाकी के अशुद्धियाँ जो हैं वो जल में विलयशील अशुद्धियाँ भी जा सकती हैं, और जल के साथ जो हल्की अशुद्धियाँ बह कर जा सकती हैं वो हमारी भी चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो ये क्रिया है वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है, उस क्रिया को हम कहते हैं लेविगेशन विधि। ये जो विधि है वो हमारी क्या कहलाएगी, लेविगेशन विधि कहलाएगी, लेविगेशन विधि कहलाएगी। इसे चुंबकीय, तो इसे पृथक्करण यानी पृथक्करण विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 हेडिंगें इसमें कौन सी आती हैं, अयस्क का सांद्रण, सांद्रित अयस्क के तत्व का पृथक्करण, और धातु का सुत्तीकरण। यानी हमारे जो धातुकर्म में है वो मुख्यतः यहाँ पर हमारी 3 हेडिंगें आती हैं। तो 3 हेडिंग में हम पहली हेडिंग क्या लेंगे, अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण में हमने क्या कर दिया, आपको अयस्क का कूटना और पीसना बता दिया, जो कि जौ क्रैशर में पीसा जाता है। इसे क्या कहते हैं, जौ क्रैशर, जौ क्रैशर में इसको पीसा जाता है, जिससे जो अयस्क है वो छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में चला जाता है। फिर क्या करते हैं हम, द्रवीय धावन या गुरुत्वीकृत पृथक्करण। ये हमारा द्रवीय धावन है। हम क्या करते हैं, इसमें पानी की तेज धारा में इसको क्या करते हैं, धुलते हैं। तो ये भारी भारी कण जो है वो आपके तली में बैठ जाते हैं, और हल्के हल्के, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमने टैंक लिया और इस टैंक में क्या किया, यहाँ से पानी डाला, यहाँ से हमारा पानी का निकास आ गया, और हमने इसमें क्या ले लिया, अयस्क ले लिया। तो पानी की तेज़ धारा में इसको क्या करते हैं, धुलते हैं। तो धुलतेंगे तो पानी के जो हल्के हल्के कण होंगे पानी के साथ विलय होकर के बाहर निकल जाएंगे, और जो भारी भारी कण होंगे वो हमारे अभी भी इस टैंक में तली के अंदर बैठ जाएंगे। तो ढालू सतह पर भी हम इस प्रकार कर सकते हैं, और नहीं करेंगे ढालू सतह पर तो हम टैंक में भर करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने आपको कभी भी, आपने ऊपर से सीढ़ियों को, जो सीढ़ियाँ होती हैं उन सीढ़ियों को जब ऊपर से साफ़ किया हो, तो जो जल के साथ विलय अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी के साथ बह करके निकल जाती हैं। लेकिन जो भारी भारी कण होते हैं मृदा के, वो भारी भारी मृदा के कण जो हैं वो सीढ़ियों के किनारे ही बैठ जाते हैं, और पानी की तेज़ धारा में नहीं बहते हैं। हमें उनको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें फिर झाड़ू लगाते हैं। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ वैसे की वैसी ही है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, द्रवीय धावन या गुरुत्वीकरण पृथक विधि। तो गुरुत्वीकरण पृथक्करण है, इसमें ग्रेविटी फोर्स लगता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण ये भारी भारी कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। इसके बाद हमारा पे आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका मतलब इसमें वे धातुओं के अयस्कों का शोधन किया जाता है जिसमें हल्की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जो पानी के साथ विलय होकर के दूर जा सके।
यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, सांद्रण विधि कहलाती है। दूसरा क्या है यहाँ पर, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का मतलब है कि अयस्क में से वे अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं जो चुंबक के प्रति आकर्षी होती हैं, या तो अशुद्धियाँ आकर्षी हों या फिर वो अयस्क चुंबक के प्रति आकर्षी हो। तो वही हम काम किया हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बारीक पीस लिया, जो क्रैशर में टुकड़ों में पीस लिया, और पीसने के बाद क्या होता है, हमारे पास दो चकती होती हैं ऐसी, एक चकती ये रही, एक चकती हमारी ये रही। इसमें हमने क्या किया, एक पट्टी चढ़ा दी, पट्टा चढ़ा दिया इसमें, ठीक है। और पट्टा चढ़ाने से एक जो चकती है वो कैसे लेनी, चुंबकीय ले ली, और इस चुंबकीय चकती पर ये हमारी कैसी है, उदासीन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस पर क्या किया, अयस्क का बारीक चूर्ण जो है वो हमने भर के इस पर डाला। तो बारीक अयस्क का चूर्ण जो है वो इस तरीके से आएगा, और जब उसमें दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ होंगी। कौन सी अशुद्धियाँ होंगी, एक तो अशुद्धि वो है जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं है, अर्थात चुंबकीय नहीं है, अचुंबकीय है, और दूसरी अशुद्धि वो है जो अशुद्धि हो चाहे वो हमारा अयस्क हो। तो जो चुंबक के प्रति आकर्षी है वो इस पट्टी से चिपकता हुआ यहाँ आकर के छूटेगा, और जो चुंबक के प्रति आकर्षी नहीं है वो यहाँ पर आपके चला जाएगा। इसका मतलब अब इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि अशुद्धि चुंबकीय है तो धातु कैसी होगी, धातु का जो ऑक्साइड है वो अनुचुंबकीय होगा, है ना, चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा। और यदि चुंबक के प्रति अयस्क का चुंबकी आकर्षित होता है तो अशुद्धियाँ आकर्षित नहीं होने वाली हैं। तो उस अयस्क का जो है वो निष्कर्षण इस विधि द्वारा करते हैं। यह चित्र आपको बनाने के लिए आता है, बोर्ड में ये चित्र जो है वो बनाने के लिए पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है कुछ नहीं, केवल दो चकतियों पर पट्टी चढ़ा करके उसके ऊपर जो है वो चूर्णित अयस्क को डाला जाता है। तो जो अशुद्धियाँ चुंबक के प्रति आकर्षित होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और अयस्क जो है वो पृथक हो जाता है, क्योंकि वो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। तो अलग अलग ढेरों के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्या आया है, फैन पिलवन विधि द्वारा। अब फैन पिलवन विधि द्वारा ये सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए, क्योंकि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो इस विधि में काम आते हैं। क्या आते हैं, सल्फाइड अयस्क जो है वो इस विधि में काम आते हैं। करते क्या हैं उसके लिए हम आपका चित्र बता देते हैं। इसमें हमने एक हौद ले लिया, टैंक ले लिया बड़ा सा, इस टैंक में क्या ले लिया हमने, पानी, ठीक है। पानी मिलाने के बाद हमने इसमें अयस्क मिला दिया, अयस्क मिलाने के साथ इसमें हमने तेल मिला दिया, और तेल जो है वो किसका मिलाया जाएगा, जिसके साथ सल्फाइड अयस्क जो है वो अधिशोषित हो जाए। जिसमें चीड़ का तेल है, यूकेलिप्टस का तेल है ना, ये चीड़ का तेल, यूकेलिप्टस का तेल हम इसमें मिला देंगे। तो जो अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क हैं, वो तेल के प्रति अधिशोषित हो जाते हैं, तेल के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, और जो अशुद्धियाँ हैं वो पानी के प्रति अधिशोषित हो जाती हैं। तो ये दोनों को पृथक करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। कि जैसे ही हम उसमें डालेंगे अयस्क, तो अयस्क जो है वो किस पर, तेल के कणों पर अधिशोषित हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क, ओनली फॉर सल्फाइड अयस्क। और जो अशुद्धियाँ होंगी वो पानी के साथ विलय हो जाएंगी, चाहे तो विलय हो जाएं, चाहे वो नीचे जा कर के बैठ जाए। ये हमारा कोई भी काम इसके अंदर हो सकता है। तो इसके लिए कुछ कारक उपयोगी होते हैं कि कौन कौन से इसमें कारक मिलाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है फैन कारक। फैन कारक का मतलब है फैन बनाने का काम कौन करते हैं, चीड़ का तेल या अरंडी का तेल भी ले सकते हैं, चीड़ का तेल भी ले सकते हैं, यूकेलिप्टस का तेल ले सकते हैं। यूकेलिप्टस को ही कहते हैं नीलगिरी का तेल। तो वो इसके अंदर मिलाएंगे, मैंने अभी लिखे नहीं सारे, चीड़ का तेल, यूकेलिप्टस का तेल, नीलगिरी का तेल, नीलगिरी ही उसे कहते हैं, और आपका अरंडी का तेल मिलाएंगे, ताकि ये सल्फाइड अयस्क उसके पृष्ठ पर क्या हो जाए, अधिशोषित हो जाएं। और जब हम उसमें एयर बबल्स पैदा करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके अंदर एयर बबल्स पैदा करेंगे। जब उसके अंदर एयर बबल्स पैदा करेंगे, हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे, तो वो क्या होंगे, वो इसमें फैन बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो ये फैन जो है वो इसमें ऊपर आकर के एकत्रित हो जाएगा, और उस फैन को हम क्या करेंगे, अलग किसी पात्र में इकट्ठा कर लेंगे, और वहाँ से हम धातु का क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। तो दूसरा क्या है हमारा, फैन स्थायी कारक। अब जो हमारा फैन बना है वो ऊपर आके ख़त्म ना हो जाए, क्या है, जो हमारा फैन बना हुआ है वो ऊपर आके ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उसको लंबे समय तक स्थायी बना रहने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, क्रीसॉल, जो बेंजीन का ऑक्साइड मेथिल समूह है, मतलब मेथिल डेरिवेटिव है। एनिसॉल जो है, एनिलीन, सॉरी क्या है इसमें, एनिलीन, एनिसॉल नहीं है, एनिलीन इसमें मिला देंगे। ये भी बेंजीन का अमोनिया घटक है,
तो ये हम उसमें मिला देंगे तो हमारा फैन जो है वो लंबे समय तक स्थायी बना रहेगा, वो फैन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अगला है फैन प्लवन कारक। दूसरा क्या है कि जो ये सल्फाइड जो है वो धातुओं के सल्फाइड होंगे, भारी होंगे, तो भारी होने के बाद कभी कभी क्या है पानी के बीच में भी रह सकते हैं बबल्स के रूप में। तो जब बबल्स के रूप में रह जाएंगे तो उनको ऊपर लाने का काम कौन करेंगे? ऊपर लाने का काम करेगा सोडियम एथिल जैंथेट, जिसका ये नॉर्मल फॉर्मूला है। सोडियम एथिल जैंथेट जिसका ये क्या है? नॉर्मल फॉर्मूला है। ये फैन प्लवन कारक के बाद रूप में मिलाए जाते हैं, जिससे फैन जो इसके अंदर बना हुआ है वो ऊपर निकल के आ जाए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? सक्रिय कारक। इसमें क्या मिलाते हैं? सक्रिय कारक मिलाए जाते हैं जिनकी क्रियाशीलता जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसमें है सोडियम का सल्फाइड और कॉपर के सल्फेट लवण उसमें मिला दी जाती हैं। दूसरा होता है अवनमक। अवनमक का मतलब है सोडियम के साइनाइड और सोडियम का कार्बोनेट। इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है जब हमने क्या है, हमने इसमें ZnS और इसमें हमने क्या है PbS दोनों के सल्फाइड के अयस्क का शोधन करें साथ साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, उनके साथ साथ हमें इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? NaCN मिलाना पड़ेगा। NaCN क्या करता है? एक को सल्फाइड अयस्क के फैन को आने देता है और एक के सल्फाइड अयस्क को फैन में आने से रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है? ये जो है वो इसको क्या कर देता है? रोक देता है। जिंक सल्फाइड के अयस्क को फैन में बनने से रोक देता है और इसको अपने साथ बनने देता है। अर्थात इसको क्या करेगा? सल्फाइड अयस्क जो है, क्या नाम है, लेड का जो सल्फाइड अयस्क है उसको फैन में बनने देता है। तो इसका तो बनेगा क्या? आपका फैन, और इसका फैन नहीं बनेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि ZnS जो है वो NaCN के साथ क्रिया करके संकुल बना लेता है। क्या बनाता है? Na2ZN और CN का होल 4, ये संकुल बना लेता है, जो किस में रहता है? एक्वस मीडियम में रहता है। और जो हमारा सल्फाइड होता है वो हमारे फैन के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इसका मतलब है, ये अवनमक का मतलब है किसी एक पदार्थ को आने देता है और दूसरे पदार्थ को नहीं आने देता है। यह क्रिया इसके अंदर आपको मिलेगी। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो हमारी है निच्छालन और रासायनिक पृथक्करण। क्या है अगली हेडिंग? निच्छालन और रासायनिक पृथक्करण। तो इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी हो रही है लंबी। ठीक है, ओके। अगले वीडियो को देखने के लिए आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।